हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम अपनी हिंदी विषय की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं सुरेखा सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। आज हम कक्षा 8वीं से पहला पाठ नई उषा नाम की कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। सन 15 अगस्त सन 1947 को बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने अपनी आज़ादी पाई। जब हमने अपनी आज़ादी पाई तो उसके बाद हमारे जो देश है, हमारे भारत देश में बहुत सारी समस्याएं थी। गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, बहुत सारी समस्याओं से हमारा देश जो था जूझ रहा था। अब उसके बीच आज़ादी तो हमने पा लिया, लेकिन आज़ादी के बाद अब अपने देश को जो आगे तरक्की के पथ पर कैसे ले जाए, ये हमारे सामने या हमारे उस समय के जो लोग थे, जो युवा वर्ग था, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उसी चुनौती के विषय में यहाँ पर संबोधित करते हुए या उसी चुनौती के विषय में बताते हुए जो कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं, जो देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए इस कविता को कहते हैं, इस कविता की रचना उन्होंने की है। इस कविता में कवि जो है देश के नवयुवकों को, जो देश के नवयुवक जो यूथ है, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब आज़ादी तो मिल गई, गुलामी की जो काली रात थी वो तो बीत चुकी है। अब आज़ादी की प्रभात हो गई, आज़ादी की सुबह हो गई। अब तुम जाग जाओ, जागरूक हो जाओ और अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ और अपने देश में, अपने समाज में जो अज्ञानता, शिक्षा, गरीबी जो फैली हुई है, उन सब के सब उनको दूर करते हुए और अपने सब भारत को, अपने भारत देश को एक प्रगतिशील और मानवीय समाज के रूप में स्थापित करो। अब आप यहाँ कहेंगे कि देश के नवयुवकों को ही क्यों संबोधित कर रहे हैं? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की में वहाँ के युवा वर्ग का बहुत अधिक योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। कोई देश कितना तरक्की करेगा, ये वहाँ के युवा वर्ग की योग्यता और उनके कौशल पर निर्भर करता है। इसीलिए कवि जो है इस कविता में देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कविता देखेंगे कि कविता क्या है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। पहले हम कविता देख लेते हैं। कविता की पंक्तियाँ हैं, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो किसी स्वेद से करो धरा तूर्वरा, यशस्वी श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण पढ़े समान फूल और फूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि श्वासरहित समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति शक्ति सत्य प्रेम आत्मदान की। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में फला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेट में जला करे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। बहुत ही सुंदर कविता की जो रचना उन्होंने श्री सत्यनारायण लाल जी ने की है। अब कविता का भावार्थ हम समझते हैं। भावार्थ को समझने से पहले मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि जब भी किसी कविता का भावार्थ हम लिखते हैं तो आप जैसे जानते हैं, आपने क्लास 6 और 7 दोनों में ही जाना था कि सबसे पहले हम उसमें संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम पाठ का परिचय और कवि के विषय में बताते हैं। उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम कविता किस प्रसंग में लिखी गई है या कविता का विषय वस्तु क्या है वो हम बताते हैं और उसके बाद हम भावार्थ लिखते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। अब आइए मैं कविता की दो पंक्तियों का अर्थ आपको स्पष्ट बताती हूँ। कविता की पहली जो पंक्तियाँ हैं जी, उसमें श्री सत्यनारायण लाल जी कहते हैं, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। ये है। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उषा का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा उषा काल हमने बहुत बार सुना है। तो उषा से तात्पर्य है प्रभात, सूर्य उदित होने से पूर्व का जो समय होता है उसको हम कहते हैं उषा काल। उषा का अर्थ होता है प्रभात या सवेरे का समय। तो
जो नई उषा पाठ है, इसका जो ये नाम रखने के पीछे, इसका ये जो नामकरण करने के पीछे इस कविता का जो कवि का उद्देश्य है वो ये है कि आज गुलामी की काली रात बीत गई है और आज़ादी की नई शुरुआत हो रही है, इसलिए इन्होंने इस पाठ का नाम ही नई उषा रखा था। तो कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे देश के नवयुवक, अब जाग जाओ, उठ जाओ। क्या हो गया है? अब तो नई किरण लिए, नए किरण के साथ आपको नई सुबह, आज़ादी की जो सुबह है वो आपको जगा रही है और हर दिशा से, प्रत्येक दिशा से आपको संदेश आ रहा है। कैसा संदेश? कि उठो, आगे बढ़ो और अपने देश को तरक्की के पथ पर लेकर चलो। अगली पंक्तियों में खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। अब इस पंक्तियों में कवि कहते हैं खिले कमल अरुण, अरुण का अर्थ होता है गहरा लाल रंग का सूर्य जब उदित होते रहता है तो सूर्य का जो कलर होता है, जो रंग होता है, एकदम गहरा लाल रंग का होता है, उसे हम कहते हैं अरुण। तो कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा में जो है अरुण यानी आज़ादी रूपी सूर्य तो उदित हो चुका है, कमल खिल गए हैं और प्रभात जो है, सुबह जो है वो मुस्कुरा रहा है और गगन जो है, आकाश, गगन का अर्थ होता है आकाश। तो कवि कहते हैं कि गगन जो है वो आपके विकास के लिए, आपकी तरक्की के लिए नए नए साजो सामान से सजा रहा है, सज रहा है। अगली की पंक्तियों में उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। कवि कहते हैं देश की नवयुवकों से कि हे देश के नवयुवक, उठो और आगे की ओर चलो। अब तुम्हारे स्वागत में हवाएं भी शंख बजा रही हैं। जैसे शंख पहले के समय में क्या होता था, कोई राजा महाराजा आते थे तो उनके स्वागत में हम दुदुम्बियाँ बजती थी, शंख बजते थे। तो उसी तरह कवि कहते हैं यहाँ पर कि हे नवयुवक, आगे चलो, आगे की ओर बढ़ो। अब तो तुम्हारे स्वागत के लिए हवाएं भी जो है शंख के समान ध्वनि कर रही हैं, शंख बजा रही हैं और भविष्य जो है वो तुम्हारे सामने सुनहरा भविष्य खड़ा होकर तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है, तुम्हारे लिए पथ बना रहा है। पथ का अर्थ होता है रास्ता और प्रशस्त का अर्थ होता है मनचाहा, इच्छित, आसान। तो कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो भविष्य है वो तुम्हारे लिए मनचाहा रास्ता बना रहा है। अगली पंक्तियाँ, उठो कि सींच स्वेद से करो धरा कुरवरा, कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। कवि इसमें कहते हैं श्वेत का अर्थ होता है, देखिए सींच स्वेद से, श्वेत का अर्थ होता है पसीना। अब कवि कहते हैं कि अपने पसीने से उठो और क्या करो, इस धरती अब उठो और अपने पसीने से इस धरती को सींच कर उर्वरा करो। उर्वरा का अर्थ होता है उपजाऊ करो। तो कहते हैं कि अपने पसीने से इस धरती को सींच कर उपजाऊ करो। अब पसीने से कैसे सींचेंगे? पसीना कब होता है? जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो पसीने निकलते हैं। तो कवि का यहाँ पे यह तात्पर्य है कि अपने परिश्रम से इस धरती को सींच कर उपजाऊ बनाइए। और उपजाऊ बना क्यों? कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा, कितने इसे उपजाऊ बनाओ ताकि हमारी जो वसुंधरा, हमारी जो धरती माता है वो हमेशा धान से, अनाज से हरी भरी बनी रहे। अभय चरण बढ़े समान फूल और फूल पर की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। अब इसमें कवि क्या कहते हैं? अभय चरण, अभय का अर्थ होता है निडर भाव से, बिना डरे। तो कवि कहते हैं कि तुम बिना डरे अपनी तरक्की, अपने विकास के मार्ग पर, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे की ओर चलते जाओ। तुम्हारे रास्ते में चाहे फूल हो या शूल, फूल से तात्पर्य है सुविधाओं और शूल से यहाँ पे कवि का तात्पर्य, शूल का अर्थ काटे होता है, तो शूल से यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कठिनाइयों से। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते पे सुविधाएं हो चाहे कठिनाइयाँ हो, तुम उसकी परवाह मत करो, उससे भयभीत मत हो कि आगे हमारे मार्ग पर क्या आएगा, कठिनाइयाँ आएंगी कि सुविधा आएगी। नहीं, हमें क्या करना है? निडर भाव से आगे की ओर बढ़ते चले जाना है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ते जाना है। कि वो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। कवि कहते हैं कि हमारा जो स्नेह है वो स्वर्ण राशि से यहाँ पर तात्पर्य है कवि का अमीर वर्ग, और धूल से यहाँ पर कवि तात्पर्य है कवि का निर्धन वर्ग पे। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो स्नेह है वो दोनों वर्ग, समाज के दोनों वर्गों पे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब वर्ग का हो, दोनों पे बराबर भाव से होना चाहिए। तुम्हारा किसी के प्रति भी जो प्रेम है वो अधिक नहीं होना चाहिए और किसी के प्रति कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो प्रेम है वो दोनों पर समान भाव से बना रहना चाहिए। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि श्वास रही समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। अब इसमें क्या कहते हैं? कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं सुकर्म, सुकर्म जो है दो शब्दों से मिला है, बनकर बना है।
सु और कर्ण, सु जो है उपसर्ग लगा हुआ है कर्ण में, तो हम इसमें सुकर्ण, सु का अर्थ होता है अच्छा और कर्ण का अच्छा होता है, कर्ण का अर्थ होता है कार्य। तो कवि कहते हैं तुम्हारे अच्छे कार्यों से, हमारे जो नाविकों को कहते हैं कि तुम्हारे जो अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से और ज्ञान ज्योति से और शिक्षा से, तुम्हारे अच्छे कार्य और शिक्षा के प्रकाश से हमारा स्वदेश जो अपना देश है क्या हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, जगमगा उठे, कि स्वास्थ्य रही समाज हो, और तुम्हारे ऐसे काम करो, ऐसे कर्म करो कि हमारा जो समाज हो स्वास्थ्य रही हो जाए। स्वास्थ्य रही यानी खुद पर आश्रित, खुद पर ही निर्भर, आत्मनिर्भर हो जाए। आजकल आत्मनिर्भरता की लहर चल रही है, तो कवि कहते हैं कि हमारे ऊपर क्या, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए कि जिससे हमारा समाज क्या हो, आत्मनिर्भर हो। और प्राण प्राण गा उठे, प्राण प्राण से मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय है वो खुशी से गा उठे, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सुख मिले, उसका हृदय जो है प्रसन्नता से गा उठे। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति शक्य सत्य प्रेम आत्मदान की। अब कवि इन पंक्तियों में कहते हैं सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, तो कवि कहते हैं कि हर मनुष्य में विवेक और ज्ञान की क्या हो, सुगंध हो, यानी हम शिक्षित, हम ऐसे कर्म करें कि हमारा जो हम जो है शिक्षा का प्रकाश, शिक्षा की महक उसकी जो है वो प्रत्येक घर में, प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे, यानी हर मनुष्य शिक्षित हो और हर मनुष्य में विवेक और ज्ञान हो। और हर मनुष्य में कौन कौन सी भावना होना चाहिए, किसी भी मनुष्य को मनुष्य होने के लिए उसके में जो भावनाएं होनी चाहिए वो सब में हो, और वो भावनाएं कौन कौन सी हैं, सहानुभूति, दूसरों के प्रति उनके सुख में सुखी होना, उनके दुख में दुखी होना, इस प्रकार की भावनाओं को हम कहते हैं सहानुभूति। सख्य, सख्य में अर्थ होता है मित्रता या दोस्ती। सत्य और प्रेम आत्मदान की, आत्मदान मतलब अपने आप को भी बलिदान करना, कोई जब जरूरत पड़े तो अब मतलब कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में विवेक, ज्ञान, सहानुभूति, मित्रता, आत्मदान और प्रेम, सत्य की भावना का विकास हो, सत्य हो, तब समाज क्या होगा, आगे बढ़ेगा। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। अब क्या कहते हैं कि हर मनुष्य के मन में दूसरे मनुष्य के लिए क्या हो, प्रेम की भावना हो, स्नेह हो, कोई दूसरे से नफरत न करे, बैर न करे। और प्रत्येक गेह का अर्थ होता है प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। अब प्रदीप यानी दीपक और गेह में मतलब होता है घर। तो हम कहते, कभी यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान का जो प्रकाश है वो प्रत्येक घर में पहुँचे, यानी शिक्षा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिले। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला कर, यानी शिक्षा जो है, ज्ञान का दीपक जो है वो प्रत्येक घर में जले, सभी व्यक्ति को शिक्षा मिले। आगे की पंक्ति में उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो उठ नई किरण लिए जगा रही नई उषा। अब कवि जो है अंतिम पंक्तियों में कहते हैं देश के नवयुवकों से कि हे देश के नवयुवक अब सोए क्यों हो, अब उठ जाओ, अब तो प्रमाद की महानिशा बीत गई है। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य और महानिशा का अर्थ होता है बहुत लंबी रात्रि या बहुत काली रात्रि। तो कहते हैं कि अब क्यों जाए, अब क्यों सोए हो, अब तो आलस की जो काली रात्रि थी, जो गुलामी की काली रात्रि थी, अब वो क्या हो गया, तो बीत गई है। अब अपने आलस्य को त्यागो और उठो, और आज़ादी की नई सुबह तुमको जगा रही है, उठो और तैयार हो जाओ और अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ो, चलो, ताकि हमारा समाज क्या है, एक सत्य प्रगतिवान और सुशिक्षित समाज बन सके। तो ये हमारी क्या थी कविता, ये हमारी कविता की पंक्तियाँ और कविता का अर्थ था। अब इस जो कविता में बहुत सारे जो है कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं, जैसे उषा, उषा का अर्थ होता है प्रभात, मैंने बताया था आपको। दास्ता, आपके इसमें दिया बुक में है दास्ता शब्द, तो दास्ता का अर्थ होता है गुलामी। नवीन, नवीन का अर्थ होता है नया। समीर, समीर का अर्थ होता है हवा या पवन, आप लोग इसको प्याराची में भी पढ़ते हैं। श्वेत, श्वेत का तात्पर्य है पसीना। शस्य, शस्य का अर्थ होता है धान तथा अन्न। गेह, गेह का अर्थ होता है घर। प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य। स्वाश्रयी, स्वाश्रयी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर, और पद का अर्थ होता है रास्ता। तो ये थी हमारी नई उषा नामक कविता का अर्थ। आप जो है इसके जो अभ्यास इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, अध्ययन कीजिए और सुरक्षित रहिए।